जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका तथागत डिफेंस एकेडमी में। मेरा नाम नारायण पटेल है और मैं यहाँ पर आपको साइंस पढ़ाता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर्स के PYQs डिस्कस किए थे और इस लेक्चर में हम फिजिक्स के PYQ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह यह है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। इसकी पोजीशन कहाँ बनेगी इमेज की, यह यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, तो हम पहले कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, साथ में हम ऑप्शन भी डिस्कस करते जाएंगे। तो हमारा यह रहा कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ इसका यह पोल है, जैसा कि आपको पता होगा। सपोज है इनफाइनाइट है, इसका यहाँ पर मैं फोकस पॉइंट बना देता हूँ, यह सेंटर है। ऑलराइट, इतना आपको पता ही होगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनफाइनाइट और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कुछ भी। सपोज यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, ठीक है। बिटवीन फोकस एंड इंफिनिटी बिहाइंड द मिरर्स, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ मिरर्स, डी एट द फोकस बिहाइंड द मिरर्स। तो देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी, इन फ्रंट ऑफ मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। सपोज यहाँ से ये रे जाएगी ऐसे, जैसा कि आप लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होगा, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड। तो कुछ इस तरीके से रे जाएगी, फिर एक रे इधर से होते हुए इधर जाएगी। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पर बनेगा, राइट। अपवर्ड बनेगा, इरेक्टेड बनेगा, किस किस के बीच में, पोल और फोकस पॉइंट के बीच में यह बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड दी मिरर। ऑप्शन ये यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। आप साथ में आंसर भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कॉलम। चार्ज कितना है, 2 कॉलम, ठीक है। बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज 24 जूल, ठीक है। वर्क डन किया जा रहा है, ठीक है। 2 कॉलम ऑफ चार्ज है, पॉइंट ए और बी के बीच में कितना है, 24 जूल। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमें इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारा, V। वर्क क्या है यहाँ पर, W। कितना चार्ज है यहाँ पर, कितने कॉलम का, 2। तो ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट कर दे तो हमारा आंसर यहाँ पर डायरेक्ट ही आ जाएगा। जैसे कि V = W की वैल्यू कितनी है, 24 जूल। वर्क कितना हो रहा है, 24 जूल। चार्ज कितना है, 2 कॉलम का, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही यहाँ पर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वह देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 2 कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। 2 कंडक्टिंग वायर हैं, सेम मटेरियल है, ठीक है। इक्वल लेंथ है दोनों की, इक्वल डायमीटर है। यहाँ पर बना लेते हैं। सपोज सेम मटेरियल है, ठीक है, 2 वायर हैं, सेम लेंथ है, सेम डायमीटर है, सब कुछ सेम है, ठीक है। फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, देन इन अ सीरीज इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन इज। हीट की बात हो रही है, हीट फाइंड करना है। हीट दोनों में, सीरीज में और पैरेलल में क्या इनका रेशियो बनेगा, तो ये हमें फाइंड करना है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये सर्किट है,
ये करंट है, इसमें पहले सीरीज बनाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस R1 R2, वोल्टेज सेम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इसमें हमारा, R टोटल इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो हम इसको 2R भी लिख सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं हम इसमें। अब यहां पर बात हो रही है सीरीज की। कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट बन जाएगा। फिर इसमें R1 R2 रेजिस्टेंस रहेंगे, करंट है, वोल्टेज है, सेम रहेंगे ये सब। ठीक है, अब पैरेलल का हमारा क्या फॉर्मूला रहता है, तो R टोटल इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको और सॉल्व किया जाए तो ऊपर सपोज रेजिस्टेंस तो सेम है, R1 R2 की वैल्यू सेम रहेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर अपॉन 2R, R से R कैंसिल हो जाएगा तो R अपॉन 2। ठीक है, एक वैल्यू हमारी ये रहेगी, एक हमारी ये वैल्यू रहेगी। तो दोनों सीरीज में हमने देख लिया कि किस तरीके से कैसे टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है। अब हम इसमें हीट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू L, लेंथ कितनी है। ठीक है, तो यह हमारा फॉर्मूला होता है। चूंकि हमें रेशियो निकालना है तो इसमें हम R की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, सीरीज का भी और इसका भी। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किस किस का रेशियो निकालना है हमें, टू कंडक्टिंग वायर सीरीज डिफरेंस रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस पैरेलल में, सीरीज और पैरेलल और सीरीज का दोनों का। ठीक है, तो एक सेकेंड इसको इरेज कर दूं। तो हमें यहां पर पैरेलल का निकालना है, H P का निकालना है और H सीरीज का निकालना है। H सीरीज का निकालना फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा वही था जैसा कि हमने अभी देखा था, H इक्वल्स टू वी स्क्वायर, तो यहाँ पर रहेगा अपॉन R रहेगा और यहाँ पर L रहेगा। क्योंकि दोनों में ही L रहना है तो RP लिखता हूँ पहले यहाँ पर मैं, फिर इस पर लिखूंगा L से L कैंसिल हो जाएगा, V से V भी कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, RP अपॉन RS बचेगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा, क्या यह ऊपर चला जाएगा, वह नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। उस पेज पे चलते हैं यहाँ पर। एक सेकेंड यार, कहाँ, यहाँ पर कर लेते हैं इसको। H P अपॉन H S इक्वल्स टू R S अपॉन R P, ऐसा हो जाएगा कुछ। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो R S की वैल्यू क्या निकली थी हमारी यहाँ पर, पैरेलल में है ये, एस में है ये 2R। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, आर एस और आर पी की हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी यहाँ पर, आर एस की 2R अपॉन क्या थी और वैल्यू
कहाँ, r अपॉन 2 और 2r, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये वो हो रहा है, तो आर एस की वैल्यू है r अपॉन 2, आर एस की वैल्यू है r अपॉन 2, तो ये 2 अपॉन, एक सेकेंड यार इसको क्या हो, टू अपॉन r अपॉन कितना है इसके, क्या थी और दूसरी वैल्यू वो पुट करते हैं 1 अपॉन 2r, तो वही कि 1 अपॉन 2r ऊपर चला जाएगा और 1/2 ये नीचे आ जाएगा। क्या हो रहा है बोर्ड को आज, चलो यहां पर शुरू से सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हीट का फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारी पैरेलल की है और ये हमारी सीरीज की है, ठीक है, दोनों वैल्यू हमारे यहां दी हुई हैं, ठीक है। सर्किट को मैं रिमूव कर देता हूं। अब यहां पर H पैरेलल अपॉन सीरीज निकालना हमें। पैरेलल की वैल्यू कितनी है, v² अपॉन 2rl इक्वल्स टू, सीरीज कितनी है v² अपॉन 1 अप r अपॉन 2 इंटू एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो कुछ हमारा इस तरीके से आंसर निकलेगा, ठीक है। तो r ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2r इंटू 2, ठीक है, r से r कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1/4, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया है 4:1 आ रहा है, उसको जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर ये घूम जाएगा, पैरेलल वर्ग के सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। तो जो आंसर यहाँ पर दिया गया है वह है 4:1। यहाँ पर कुछ फ्लिप हो जाएगा, ये 4 ऊपर आएगा और 1 नीचे आएगा, ठीक है। आप एक बार करके देखिएगा, फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट, ठीक है, जो इनसाइड बात की जा रही है लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, ठीक है, तो ये बताना है। तो जो सोलेनॉइड है, एक तो ये लॉन्ग स्ट्रेट है, सपोज ये वायर है सोलेनॉइड का, लॉन्ग है स्ट्रेट है, ठीक है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी बदलाव नहीं है, तो स्पीड कैसी रहेगी, इसमें यूनिफॉर्म रहेगी, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो हमारा जो आंसर है वो होगा आंसर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल आ गया है। अ कार हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एंड इज ब्रॉट टू द रेस्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर, द एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u होती है, इसकी वैल्यू दी है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस दी है, s की वैल्यू दी है, s कितना है 45 मीटर। तो हम इसमें कौन सी मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, आप एक बार सोच के बताइए। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, तो हम इसमें से कौन सी यूज कर सकते हैं। हाँ, और इसमें बात की जा रही है, देखिए, ब्रॉट टू रेस्ट ओवर अ डिस्टेंस, 45 मीटर की डिस्टेंस के बाद ये रेस्ट में आ जाती है। तो जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है v, वह क्या हो जाएगी, यहां पर जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वह यहां पर हो जाएगी 0। u की वैल्यू दी है, v की वैल्यू दी है, s की वैल्यू दी है, हमें a फाइंड करना है यहाँ पर।
एक्सेलरेशन ए यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो हम इसमें कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं क्या, v का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस 2as। इस वाली इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो v की वैल्यू कितनी है 0, v की वैल्यू है यहाँ पर 0, u की वैल्यू कितनी दी है हमें 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, का स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एस की वैल्यू दी है 45, ठीक है यहाँ पर आ जाएगा 44 प्लस 90 ए। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या निकलेगी, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला लगाएंगे, इधर से उधर ले जाएंगे तो हमारा सीधा सीधा आंसर निकल आएगा। 44 को साइड लाते हैं, a इक्वल्स टू 144 डिवाइडेड बाय 90। माइनस होना चाहिए था लेकिन माइनस को हम यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है नहीं निगलेक्ट नहीं करेंगे, हम रखेंगे माइनस को, ठीक है यहाँ पर माइनस के 44 हो जाएंगे, ठीक है माइनस में भी तो होता है ना एक्सेलरेशन, तो उसको हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट भी याद रखें, ठीक है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वह है सी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जी हैज़ द यूनिट, ठीक है जो कैपिटल जी होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी यूनिट पूछी गई है क्या होती है। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा तो आप इसकी यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू कैपिटल G, जो कि हमें बताना है इसकी यूनिट, मास m1 मास टू m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है, ठीक है आपने 11-12 में पढ़ा होगा NCERT वगैरह में, तो यह होता है। इससे हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो G की वैल्यू फाइंड करते हैं, कैपिटल G इक्वल्स टू F r स्क्वायर m1 m2, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा, ठीक है कि m1 m2 मास है, तो मास का जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट वो क्या होती है किलोग्राम, kg, ठीक है। तो दोनों का मल्टीपल है तो kg का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें थोड़ा आइडिया लग जाए कि kg का स्क्वायर डिवाइड में होना है, तो कोई से ऑप्शन में दिया है क्या ऐसा कुछ? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। डिस्टेंस है आर, यहाँ पर आर का स्क्वायर है, डिस्टेंस किसमें हम कैलकुलेट करते हैं मीटर किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर में करेंगे हम, तो मीटर का स्क्वायर दिया है और केजी का स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आंसर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये सॉल्यूशन दिया है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मासेस आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर एट एनी इंस्टेंट दे हैव इक्वल। सपोज कोई ये कोई क्यूब है, ये क्यूब मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। इस क्यूब को अगर हम यहाँ पर कुछ हाइट से ड्रॉप करते हैं, सपोज कोई हाइट है यहाँ से गिराते हैं, सपोज ये कोई पेपर है,
इसको भी किसी हाइट से गिराते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन पहले गिरेगा, ठीक है, क्या इनमें क्या इक्वल होगा क्या इक्वल नहीं होगा, ये पूछा गया है। और सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि एक हाइट से एक पत्थर को और एक पेपर को गिराया जाए तो पहले नीचे क्या पहुंचेगा, पेपर या पत्थर, ठीक है। तो इसका आंसर है यहाँ पर, आंसर बाद में जाएंगे। अगर इसको किसी वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट किया जाता है जहाँ पर किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो दोनों ही सेम टाइम पर नीचे पहुँचेंगे, ठीक है। चाहे आप पेपर को गिराएं या फिर रॉक को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो दोनों सेम टाइम पर ही नीचे पहुंचेंगे। अगर किसी मीडियम में गिराते हैं तो जो रेजिस्टेंस रहेगा, जैसे कि हम अपने अर्थ पे गिराते हैं तो एयर का रेजिस्टेंस वगैरह रहता है, तो पेपर थोड़े लेट नीचे पहुंचता है जबकि रॉक पहले नीचे पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर टू बॉडीज हैं, अनइक्वल मास है, ठीक है, अनइक्वल मास है, सपोज ये 2 kg का है, ये 2 ग्राम का है, ठीक है, अनइक्वल मास हो गया। फ्रॉम अ टावर से गिराया जा रहा है, एट एनी इंस्टेंस दे हैव इक्वल, क्या होगा इक्वल, एक्सेलरेशन होगा इक्वल की नहीं, ठीक है, मोमेंटम नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है यह है इक्वल होगा यहाँ पर, ठीक है, दोनों ही सेम स्पीड से नीचे गिरेंगे, ठीक है, दोनों का ही जो एक्सेलरेशन है वो सेम ही चेंज होगा, ठीक है। अगर वैक्यूम में गिराएंगे तो दोनों का सेम होने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा फर्क रहेगा। रेजिस्टेंस कितना है यह इस पर डिपेंड करेगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन वेरी करेगा, ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अगर वैक्यूम में गिराएंगे तो दोनों सेम स्पीड से सेम टाइम पे नीचे गिरेंगी, ठीक है। तब इस कंडीशन में जो हमारा एक्सेलरेशन है वह यहाँ पर सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ है, वेवलेंथ है लैम्डा, स्पीड है v, ऑफ अ साउंड वेव रिलेट्स एज, तो इसके बीच में क्या रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में यह पूछा गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ वेव इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। सपोज ये कोई वेव है, ठीक है, ये एक कंप्लीट वेव है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम, टाइम के रिलेटेड में कितने सेकंड में कितनी वेव आती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है, ठीक है। वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको हम लैम्डा से बताते हैं, ठीक है। स्पीड हमने देख ही लिए, कितने सेकंड में कितना कितने टाइम में कितनी वेव आ रही है वो फ्रीक्वेंसी बताता है, और एक जो वेव है कितने टाइम में कितनी दूरी तय कर रहा है वो उसकी स्पीड होती है, ठीक है। तब ऐसे में जो हमारा फॉर्मूला बनता है, तो वेलोसिटी सपोज ये एक वेवलेंथ है यहाँ पर, ठीक है, लैम्डा, और इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लैम्डा इंटू, इसको ऐसे ले लो सर, टाइम को थोड़ा सा आप कंफर्ट हो जाएगा ये इसको, जैसे आपने एक तो ये वाला डबल थोड़ा सा मोटा लीजिए, है ना, और इधर से यूज़ करिए इधर से। अच्छा, तो आपको लिखने वाले ये पेन साइज लिखोगे ना तो इसमें फिसलेगा, फिसल रहा है और वो बार बार इरेज भी इसलिए हो रहा है। मैं हमेशा ऐसे यूज़ ऐसे ही करता हूँ उसको, कुछ भी ये लिखना सही है आपने बोल ये बढ़िया लग रहा है इसमें, और वर्ड भी है तो आपको लिखने वाला पे उल्टा कर चाहिए। हाँ सर ये बढ़िया है इसमें, ठीक जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं पीछे आ गया, वो तो एडिट हो जाएगा, बताना पड़ेगा। इस समय हुआ है, बोलने का टाइम लीजिए, इस समय मैं जाऊँ और मैं एक सबसे लेके उसको इस क्वेश्चन को फिर से कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फ्रीक्वेंसी एफ, वेवलेंथ लैम्डा और स्पीड v, इनमें रिलेशन बताना है हमें।
ठीक है। तो आपको पता ही होगा वेव लेंथ कुछ इस तरीके से होती, वेव इस तरीके से होती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये एक वेव लेंथ है जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी कितने टाइम में कितनी वेव आ रही है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, नंबर ऑफ वेव और वन टाइम। स्पीड, स्पीड कितनी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेव लेंथ। वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी स्पीड यहाँ पर निकलेगी। तो यह हमारा इसका रिलेशन होता है। तो जो हमारा आंसर है वह है डी, v इक्वल्स टू लेमडा इंटू एफ फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड 4 times टू इट्स प्रीवियस वैल्यू व्हाइल द मास इज डबल्ड। मास को डबल किया जा रहा है और जो पेंडुलम है इसकी लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है 4 times प्रीवियस लेंथ वैल्यू के कंपैरिजन में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यू एंड प्रीवियस टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो प्रीवियस और न्यू के बीच में हमें न्यू रेशियो बताना है, ठीक है। तो फॉर्मूला यहां पर क्या होता है, टाइम t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका जो पेंडुलम है इसको इंक्रीज किया जा रहा है 4 टाइम, लेंथ को, ठीक है, लेंथ को 4 टाइम इंक्रीज किया जा रहा है। तो इसको T1 मान लेते हैं, T2 और यहाँ पर हम बनाते हैं 2 पाई 4L हो जाएगा यहाँ पर और G रहेगा। अब इनका हमें रेशियो यहाँ पर निकालना है, ठीक है। T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू 2 पाई क्या हो गया ये, L अपॉन G 2 पाई अंडर रूट 4L अपॉन G, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। यहां से 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो रेशियो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर 1:2। ये पहली लेंथ और दूसरी लेंथ के कंपैरिजन में है और आंसर में हमसे क्या पूछा गया है, दूसरी और सेकेंड और फर्स्ट के बीच में कंपैरिजन। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर 2:1, जो कि हमारा ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। अभी हमने यहाँ पर पहले और दूसरे कंपैरिजन में बनाया गया, जबकि हमसे पूछा गया है T2 और T1 के बीच में क्या रेशियो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है और यहाँ पर भी ये सॉल्यूशन दिया गया है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। चार्ज कैन बी एडेड, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन चार्ज, charges can be created and destroyed in an isolated system। तो जो रूल है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, तो वह बताता है कि चार्जेस कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा नहीं होता, यह रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। जो रूल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है वह बताता है हमें कि चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो वहाँ पर यह क्लियर ही डिफाइन किया गया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसमें यह है, डी होगा वह है, ठीक है। साथ में आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इसमें बताया गया कि टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है, ना ही
डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, सारा का सारा जिसमें जो चार्ज रहता है वो है कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन द सनलाइट ट्रेवल्स थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। सपोज यह अर्थ है, सनलाइट यहाँ से आ रही है, हमारे एटमॉस्फेयर से टकरा रही है, तब यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, आपने इंद्रधनुष वगैरह देखा होगा, जो सनलाइट होती है वह 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जब वो एटमॉस्फेयर में आती है तो वह स्कैटर होती है। ठीक है, सपोज ये लाइट यहाँ पर स्कैटर हो रही है, तो यह हमें 7 कलर यहाँ पर मिलते हैं, विबजी और करके हमने पढ़ा है। ठीक है, तो जो इस साइड की जो कलर्स होते हैं और इस टाइप दो कलरों, इसको दो टाइप में बांट लेते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड के कलर होते हैं और राइट हैंड साइड के कलर होते हैं। तो जो इनकी फ्रीक्वेंसी रहती है, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होती है इनके कंपैरिजन में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो कलर भी ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जबकि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है, इस साइड वेवलेंथ लैम्डा से बताते हैं, तो वेवलेंथ इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इस लेफ्ट हैंड साइड वाले कलर जैसे कि वॉयलेंट हो गए, इंडिगो हो गया, ब्लू कलर हो गए, तो इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो हमें ज़्यादातर दिखाई देते हैं, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, पानी भी हमें जो पानी होता है इसका कलर भी हमें ब्लू दिखाई देता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वह ए है, द ब्लू कलर्स इज स्कैटर मोर कंपेयर टू द रेड कलर। ठीक है, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इस वजह से ब्लू कलर हमें ज़्यादातर दिखाई देता है, हमें आसमान का कलर ब्लू इसीलिए ही दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये यहाँ पर दिया हुआ है रेली स्कैटरिंग है। ठीक है, इन्होंने बताया था यह सिद्धांत। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ सॉलिड बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, द फ्लूइड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉडी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू। सपोज कोई, यहाँ पर मैंने एक व्हीकल ले लिया, इसमें यह लिक्विड फिल्ड है, अब इसके ऊपर मैं कोई एक टुकड़ा यहाँ पर डालता हूँ, सपोज बर्फ का ही टुकड़ा है डाला, तब यहाँ से कुछ पानी डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि कोई सॉलिड बॉडी है जो पार्शियली पानी में इमर्ज की गई है। ठीक है, लिक्विड फ्लूइड में इमर्ज की गई है, तो फ्लूइड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉडी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब जो यह जो फ्लूइड है इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा, ठीक है, वायंस फोर्स बोलते हैं इसको, तो यह कितना होगा, क्या होगा इसका, द मास ऑफ द बॉडी, कितना जो फोर्स है वह इक्वल होगा किसके, मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास के बराबर, द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बाय द बॉडी। ठीक है, विच ऑफ द अबव इज करेक्ट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है, जो बॉडी का मास है इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसके अपोजिट, जब जो वेट है बॉडी का, जो वेट डिस्प्लेस किया जा रहा है बॉडी के द्वारा, जो यह फ्लूइड यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है बॉडी के डूबने से, जो यहाँ पर पानी यहाँ पर हटाया जा रहा है, तो इस जो पानी है इसका जो वेट होगा फ्लूइड का, उसके बराबर उसके बराबर ही फोर्स हमारा यहाँ पर लगेगा, जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, जो पानी डिस्प्लेस हो रहा है इसके बराबर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 ओनली यहाँ पर करेक्ट है। ऑलराइट, यहाँ पर दिया है, यह आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि कोई बॉडी जो पानी या फ्लूइड में जाती है तो जो वेट, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वाटर का या फिर फ्लूइड का, उसका जो फोर्स जो लगाया जाता है उसके इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है जो हमने समझा था। अगला क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर इज इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस देन रेजिस्टिविटी विल बी। देखिए यहाँ पर रेजिस्टिविटी की बात की जा रही है, ठीक है, ना कि रेजिस्टेंस की। ठीक है, अगर कोई वायर है, इसकी साइज को बढ़ाया जाता है, ठीक है, इसकी लेंथ को, इसकी हाइट को, थिकनेस को, इसको बढ़ाया जाता है, तो रेजिस्टेंस में यहाँ पर डिफरेंस होता है, बट रेजिस्टिविटी में कोई भी यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो आंसर है वो है यहाँ पर सी रहेगा। रेजिस्टिविटी क्या, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज बताता है। ठीक है,
इसलिए यहाँ पर इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेजिस्टिविटी क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ठीक है। बाय रेजिस्टेंस चेंज विद द लेंथ, रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ेगी, सपोज ये यहाँ पर लेंथ बढ़ रही है तो यहाँ पर रोकने की इसकी क्षमता है, जो सपोज यहाँ पर कोई चार्ज यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में वो है इतनी दूरी ट्रेवल कर रहा था तो उसको इतना रेजिस्टेंस फेस करना था, अगर थोड़ी और डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो उसको और दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बट रेजिस्टिविटी इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बताता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी? डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी है? ठीक है, स्ट्रेस एस से डिनोट कर देता हूँ मैं, फोर्स अपॉन एरिया होता है ये, ठीक है। तो फोर्स न्यूटन है, एरिया मीटर है, ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर, इसकी यह इसकी क्वांटिटी होगी, ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर, ठीक है। प्रेशर ये भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, ठीक है। फोर्स ये न्यूटन होता है, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है? सपोज ये कोई बॉक्स है, इसके ऊपर मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया तो इसका जो डायमेंशन है कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। पहले इसका डायमेंशन L था, पहले इसको मान के चलते हैं इसका एरिया L था, अब DL हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या चेंज आ रहे हैं, मतलब उसका जो शेप है उसमें क्या चेंज आ रहा है यह दिखाता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा इसका रेशियो, या इसका रेशियो बन जाएगा। तो सेम है, L है तो ये कैंसिल हो जाता है इसकी, इसलिए कोई भी इसकी क्वांटिटी यहाँ पर नहीं होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है स्ट्रेन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन चेंज हो रहा है और कुछ भी चेंज यहाँ पर नहीं हो रहा है, सेम क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर इसकी कोई भी यूनिट यहाँ पर नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, अ सिस्टम दैट डज नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड, ठीक है। एक सिस्टम होता है, सपोज ये सिस्टम है, एक सिटी है यहाँ पर, इसमें हीट है यहाँ पर, ठीक है, और ये इसका एटमॉस्फेयर है। अब इस सिटी की हीट इस एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जा पा रही, इसको यहाँ पर ट्रैप करके रखा हुआ है इस एनवायरनमेंट में। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एडियाबैटिक सिस्टम, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही फैक्ट है, तो यह आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए। एग्जाम्पल याद रखें कि आज के समय हम देखते हैं हमारे यहाँ पर कितना पॉल्यूशन हो रहा है, कितनी गर्मी बढ़ती है हमारे यहाँ पर, क्यों? क्योंकि हीट डोम यहाँ पर बन रही है हमारी सिटीज़। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो गया है कि जो हमारी सिटीज़ हैं वह हीट को ऑब्जर्व करके रखे हैं। जो कंक्रीट होता है हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, आसानी से रिलीज़ नहीं करता, जिसकी वजह से हमारी जो सिटीज़ हैं हीट डोम बनती जा रही हैं और इस वजह से हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड वैक्यूम इज x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो जो वैक्यूम में स्पीड बतानी है लाइट की, ठीक है, और कार्बन डाइसल्फाइड में, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो लाइट है इसकी स्पीड वैक्यूम में ही सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, और अदर किसी मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो वैक्यूम में तो ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है। वैक्यूम बाय है तो बाय की वैल्यू ऑब्वियसली बड़ी होगी, किसकी वैल्यू से? एक्स की वैल्यू से, क्योंकि एक्स की जो लाइट है वह कार्बन डाइसल्फ्यूड मीडियम में ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ए, एक्स छोटा होगा, कार्बन डाइसल्फाइड में स्पीड कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ज़्यादा रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, what will be the direction of magnetic field at a point directly below it when viewed from the east end, ठीक है। तो जो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर, तो इसको समझ लेते हैं पहले। तो जैसा कि आप मेरा ये हाथ देख सकते हैं, हैंड को देख सकते हैं, ये अंगूठा है और ये उंगलियाँ इस टाइप के घूम रही हैं, ठीक है। तो जो अंगूठा है, थंब है, यह करंट के फ्लो को बताता है और जो उंगलियां जिस डायरेक्शन में दिखा रही हैं यह मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर दर्शाता है।
इस सिचुएशन में कुछ ऐसा डायग्राम हम यहाँ पर बनाते हैं। सपोज यह थंब है, तो जो थंब का डायरेक्शन है यह करंट का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, और जो अंगुलियां जिस डायरेक्शन में रहेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ठीक है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि अगर थंब नॉर्थ डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी हमारी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। तो अब यहां पर एक कंडीशन दी गई है कि यह जो थंब है जो करंट थ्रू हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। करंट का फ्लो कहाँ है, यहाँ पर चार्ट बनाते हैं एक, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अगर करंट का फ्लो हमारा जो रूल था नॉर्थ में है तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ईस्ट से वेस्ट, करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर इस हैंड को घुमाकर कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में रखा जाए कि थंब कुछ इस डायरेक्शन में हो, तब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है, तब भी करंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो जो हमारा आंसर है वह होगा ए, है ना, यूजिंग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। पॉइंट योर थंब बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट डायरेक्शन में हमने थंब को पॉइंट कर लिया, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द करंट हमने बता दिए। फिंगर कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द लुकिंग फ्रॉम द ईस्ट एंड द फील्ड लाइंस अपीयर्स टू सर्कुलेट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप इसको रूल को एक बार घर पे ट्राई करके देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को पॉइंट करके ये सही बता रहा है कि नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नोन टू बी डिस्कवर्ड द अर्लीएस्ट, ठीक है। तो हमने देखा कि अर्लीएस्ट एंशिएंट टाइम में कॉपर के टूल्स वगैरह यूज किए जाते थे, उस टाइम पे गोल्ड का भी यूज होता था, ठीक है। ऑक्सीजन और यूरेनियम ये तो अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, 16-17 सेंचुरी में इन पे ज़्यादा बात की जाती है, ठीक है। इन दोनों जो एलिमेंट्स हैं इनको एंशिएंट टाइम से ही यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों ही यूज़ होते थे, बट सबसे पहले किस मटेरियल के यूज़ हुआ इन दोनों में भी, तो जो गोल्ड है इसका सबसे पहले यूज़ यहाँ पर हुआ, क्योंकि गोल्ड प्योर फॉर्म में पाया जाता था, ठीक है, इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह नहीं रहती थी। तो और इसके अलावा गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल है, इसको आसानी से किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है, इस वजह से गोल्ड का उपयोग सबसे पहले आया, फिर उसके बाद कॉपर का यूज़ आया। हालांकि कॉपर का उपयोग सबसे ज़्यादा होता रहा है, गोल्ड छोटे मोटे लेवल पे यूज़ होता था गोल्ड का ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने में, बट कॉपर का यूज़ होता था यहाँ पर वेपन्स वगैरह बनाने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पर गोल्ड है। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम एयर टू वाटर विद अ नॉन जीरो एंगल विद द रे विल बी, सपोज यहाँ पर दो मीडियम है, ठीक है, एक तो एयर वाला मीडियम है, एक है यहाँ पर बॉटल वाला, ठीक है, लिक्विड है ये, प्लेन एंगल बना लेते हैं। सपोज यहाँ से कोई रे आती है, ठीक है, इससे टकराती है और कुछ इस तरीके से मुड़ जाती है, जैसा कि हमने देखा है कि एक रेयर डेंसर मीडियम से आ रही है और एक मोर डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है। जो लिक्विड है वो ज़्यादा डेंस होगा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू एयर, एयर वाला जो मीडियम होगा कम डेंसर होगा। तो डेंसिटी के कारण यह जो रे है प्लेन एंगल के साइड में डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, ठीक है, बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, इस नॉर्मल की साइड ये बेंड हो जाएगी। तो करेक्ट हमारा आंसर है जो हमारा होगा यह है, वह होगा ए, बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। ये अभी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिलेटेड टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इक्वेशन बताना है, इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताना है। तो थर्ड इक्वेशन जैसे हमें पता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी, यह तो करेक्ट है। u इक्वल्स टू वी माइनस ए टी, ठीक है, इसको ऐसे भी हमने पढ़ा है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो यह भी हमारी इक्वेशन करेक्ट है। फिर थर्ड सी ऑप्शन है, तो s
स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यह यहाँ पर हमने नहीं पढ़ा है। क्यों? हमने क्या पढ़ा है कि v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर प्लस 2as, या फिर v का स्क्वायर इक्वल्स टू यू का स्क्वायर प्लस 2as, ये हमने इक्वेशन पढ़ी है। इसलिए थर्ड ऑप्शन तो हमारे यहाँ पर गलत हो रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग 9th सेकेंड u इक्वल्स टू हाफ a ब्रैकेट 2n-1, तो यह nth सेकेंड का फॉर्मूला है, यह भी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वह यहाँ पर सी होगा, देख सकते हैं आप, यह हमारा यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। ठीक है, यह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, यह फर्स्ट और यह है सेकेंड। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने को आ जाती हैं या तो, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में इक्वेशन ही पूछ ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, एन अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट टू मेजर द करंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अ वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पैरेलल इन अ सर्किट टू मेजर वोल्टेज, यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अ वोल्टमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है हाई होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको पैरेलल लाइन में कनेक्ट किया जाता है सर्किट में वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ठीक है, और अमीटर हैज अ लो रेजिस्टेंस, इसलिए इसको यहाँ पर कनेक्ट सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इन द सर्किट टू मेजर द करेंट। ठीक है, अब जो लास्ट ऑप्शन बचा है, अ वोल्टमीटर हैज लो रेजिस्टेंस एंड एन अमीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस, तो यह ऑप्शन ऑब्वियसली गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन सी इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और हमें नॉट करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर फाइंड करना था, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। Which one of the following is a non-conventional source of energy? कन्वेंशनल सोर्स वो होते हैं जो हम सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज यूज़ करते थे और आज के समय में हम भी यूज़ करते हैं, बाकी हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो पेट्रोल यूज़ किया जाता था, नेचुरल गैस यूज़ की जाती थी, ठीक है, कोल यूज़ किया जाता था उस टाइम पर। टाइडल एनर्जी एक नया कॉन्सेप्ट अभी निकल के आ रहा है कुछ सालों से, ठीक है, जो समुद्र की लहरें होती हैं, जो टाइड्स होती हैं, उससे एनर्जी बनाना। ठीक है, तो यह क्या होगा, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएगा या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन, इफ 3 रजिस्टर्स ऑफ 1 ohm ईच कनेक्ट इन पैरेलल टू ईच अदर द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी। पैरेलल लाइन में हमें कनेक्ट करना है, ठीक है, सर्किट बनाते हैं। ये सपोज R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, 1 ohm के रेजिस्टेंस लग रहे हैं, तो इसका टोटल R कितना निकल जाएगा, 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो तीनों कितने हैं, 1 है, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। LCM ले लेंगे तो 1/3 आ जाएगा यहाँ पर। कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। हाँ, 1/3 ही आ रहा है यहाँ पर। ओके ओके ओके, 3 आएगा यहाँ पर। R की वैल्यू यहाँ पर 3 है, ठीक है, और 1/R की वैल्यू यहाँ पर 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो यह आंसर हमारा होगा, वह होगा आंसर बी। और साथ में आप यहाँ पर इससे भी समझ सकते हैं
ठीक है, फॉर्मूला सेम है, यहाँ पर 3 आ रहा है, आर पी की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3। ठीक है, मैं वहाँ पर डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, यहाँ पर 1/r की वैल्यू लेके सॉल्व कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर डायरेक्ट यहाँ पर निकल आएगा 1/3 ओम यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हेयर एन इको ड्यू टू, इको मतलब आवाज़ जब हम साउंड होता है तो वह रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास वापस आता है। आवाज़ गूंजती है, आपने देखा होगा पहाड़ों में आवाज़ गूंजती है, रूम के अंदर ही आवाज़ गूंजती है, तो आवाज़ जो गूंजती है उसको इको बोलते हैं। ठीक है, इको किस वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, सपोज ये दीवार है, साउंड जा रहा है और टकरा के वापस हमारे पास आ रहा है, इसको हम इको बोलते हैं, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एट यूनिफॉर्म स्पीड द एक्सेलरेशन इज। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड पे एक्सेलरेशन कैसा होगा। अब एक्सेलरेशन डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन स्पीड है कहाँ पर, सर्कुलर पाथ है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक सर्कल में कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्पीड में है। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पे चेंज होगा, तो इसका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन में कोई रनिंग कर रहा है, स्पीड में है, ठीक है, और स्पीड कैसी है इसकी, यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा ही नहीं। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, जब स्पीड में चेंज आते हैं तब एक्सेलरेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, स्पीड चेंज हो रही है, 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर में जा रहे हैं तो हमारा एक्सेलरेशन वहाँ पर होता है, अदरवाइज एक्सेलरेशन 0 ही रहेगा। तो स्ट्रेट लाइन में अगर कोई रनिंग कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से तो एक्सेलरेशन हमारे यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सी। आप इस वीडियो के यहाँ पॉज करके भी देख सकते हैं। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।